सकते तो मिलने आसानी। तो हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो देखिए ये बात तो कल हमने तय की थी कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जो है वो प्रिवेल वहां करेगा जहां बजट लाइन टेंजेंट होगा हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व के साथ। तो यहाँ एक्स कमोडिटी है और यहाँ पे वाई कमोडिटी है, ठीक है जी। और ए बी जो है ये मेरी बजट लाइन, ए बी इज माई बजट लाइन। सो सबसे पहली बात तो ये है कि ये तो आप यहाँ पे टैग्स लगा देंगे कि एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, ए बी मेरी बजट लाइन है, ठीक है जी। तो ये आप यहाँ पे ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। और आई सी जो है वो इंडिफरेंस कर्व है। अच्छा, क्योंकि एक आईसी नहीं ज़्यादा है तो हम यहाँ कर्व्स लिख देंगे कि एक से ज़्यादा कर्व्स हैं यहाँ पे। तो लिहाजा जो है वो आपका जो इक्विलिब्रियम है वो वहाँ पे होगा जहाँ पे हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व जो है उसके साथ बजट लाइन टेंजेंट हो जाएगी। तो ये IC1 हो गया, ये IC2 हो गया, ये IC3 हो गया। तो हम ये वाज़ह करेंगे कि E is the point where equilibrium जो है वो होता है, because यहाँ पे AB budget line is tangent with indifference curve IC2, ठीक है जी। OX1 is the quantity of X commodity and OY1 is the quantity of Y commodity। यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर देते हैं कि OX1 जो है वो X की कमोडिटी है और Y की कमोडिटी जो है OY1 है। तो अब मैं आप बच्चों से बात करता हूं कि जनाब यहाँ तक बात क्लियर है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट E है जहाँ पे IC1 टेंजेंट है विद द AB बजट लाइन और आपकी क्वांटिटी जो है वो OX1 है कमोडिटी X की और OY1 है कमोडिटी Y की। ठीक हो गया बच्चों? तो यहां तक क्लियर है। ठीक हो गई बात। चैट ऑन है आपकी, आप चैट से ही तो बात कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक है। तो ये बच्चों ये क्लियर हो गया। तो एवरीवन कर दें, एवरीवन कहाँ से होती है, एवरीवन पब्लिकली कर दी मैंने, ठीक है। तो ये मैंने एवरीवन कर दी पब्लिकली। अच्छा जी, तो ये हो गया जी क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब बात ये है कि यहाँ पे दो बातें और लिखनी है। एक बात तो ये लिखनी है जो मैं डिफरेंट इंक यूज कर रहा हूं कि हमने M और N पॉइंट नहीं लेना, M और N पॉइंट नहीं लेना। इसकी वजह कल आप लोगों ने मुझे बताई थी कि M और N पॉइंट नहीं लेना, उसकी वजह क्या बताई थी आपने हमें? शाबाश। M and N are available, are affordable, अफोर्डेबल है। बट क्यों नहीं लेंगे शाबाश? बिकॉज के अफोर्डेबल होने के
बावजूद भी ये निचले वाले इंडिफरेंस कर्व पे है, ठीक है, अफोर्डेबल है, बट लाइज ऑन अ लोअर इंडिफरेंस कर्व। तो चूंकि ये लोअर इंडिफरेंस कर्व पे है, लिहाजा इसको हम नहीं चूज कर सकते। आपने पूरा लिखना है, मैंने यहाँ डॉट डॉट भी डाले हैं, इक्विलिब्रियम को EQ लिख दिया है, इंडिफरेंस कर्व को INDI लिख दिया है, आपने पूरा लिखना है। अच्छा, और इसी तरह पॉइंट G भी नहीं ले सकते, पॉइंट G भी नहीं लेंगे, या पॉइंट G ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? नॉट अफोर्डेबल, पॉइंट G इज नॉट अफोर्डेबल, ये अफोर्डेबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये लाई करता है, लाइज ऑन अबव इंडिफरेंस कर्व, IC3। तो ये IC3 पे लाई करता है, ठीक है जी। और यहां लिख देते हैं IC1। तो ये बच्चों हमने एक्सप्लेन कर दिया, और ये हो गया आपका जो है वो इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। अच्छा, तो यहां तक बात क्लियर है आपको? तो ये इसकी होगी एक्सप्लेनेशन। लेकिन मसला ये है कि अगर सवाल ये नहीं आता, इक्विलिब्रियम ऑफ इंडिफरेंस कर्व बाय, यू कैन सी इंडिफरेंस कर्व बाय, यू सी, अगर सवाल ये आता है, जैसे ये सवाल आया हुआ है, एक्सप्लेन द concept of consumer equilibrium with the help of indifference curve, 8 मार्क्स। फिर तो आप यही वाला डायग्राम बनाएंगे और यही वाली एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, ठीक है जी। फिर तो आप यही वाला डायग्राम बनाएंगे, यही वाली एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। लेकिन अगर सवाल ये नहीं आता, सवाल ये आता है कि स्टेट द and explain the law of equimarginal utility with the help of a diagram, assume that two commodities A and B, ठीक है। तो A and B है, मैं चेंज कर देता हूँ उसको X and Y कर देता, क्योंकि मैंने डायग्राम पे X and Y लिखी थी, आप A and B कर देना बाद में, ठीक है। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ X and Y, उसने A and B का, मैं X and Y रख देता हूँ, क्योंकि मैंने डायग्राम पे X and Y रखा हुआ। अच्छा, या फिर ये सवाल आ जाता है, जैसे ये तो है स्प्रिंग, किसका? स्प्रिंग 15 का, ये स्प्रिंग 18 का, एक ही सवाल है। डिफाइन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी लिस्ट, मैं डिफाइन कर चुका हूँ। लिस्ट अजम्पशन अंडरलाइन, तो जो ऑर्डिनल की अजम्पशन है वही लिखेंगे आप, ठीक है। आल्सो डिस्क्राइब एनी टू लिमिटेशंस ऑफ द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, तो ये भी आपने एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अभी हम पहले इस पे बात करते हैं कि हमें एक डायग्राम से लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी कैसे एक्सप्लेन करना है। अच्छा, तो वो हम कैसे करेंगे? तो पहले तो हम यही डायग्राम बनाएंगे, दिस वन, यही सारे पॉइंट ऐड करेंगे, इसके अंदर फिर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी की एक्सप्लेनेशन ऐड करेंगे। वो कैसे? देखिए, सबसे पहले तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कार्डिनल अप्रोच के मुताबिक कंज्यूमर बाय अ प्रोडक्ट, कंज्यूमर एक प्रोडक्ट को खरीदता है, वेयर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, और प्राइस ऑफ x इक्वल हो जाती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y ओवर प्राइस ऑफ y के। ये वो इक्वेशन है जो मैंने आपसे कही थी कि मैं आपसे मांगूंगा, डिमांड करूंगा आगे चल के। याद आ गई आपको? जी शाबाश बच्चों, तो ये बात आपको याद आ गई, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए कि मलिहा बेटी, सवेरा बेटी, थोड़ी देर के लिए खामोश रहना है,
फिर मैं बात सुनूंगा आपकी। अच्छा, अब उसके बाद ये है द स्लोप ऑफ प्राइस लाइन इन डिफरेंस कर्व में स्लोप ऑफ प्राइस लाइन है that is प्राइस लाइन या बजट लाइन कह दीजिए, प्राइस ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ वाई। मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। जबकि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, मेरी इंडिफरेंस कर्व की जो स्लोप है वो बनती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x for y, marginal utility of x by marginal utility of y। y छोटा लिखना था, सब्सक्रिप्शन होना चाहिए था, ये बहुत बड़ा लिख दिया मैंने ऐसे। ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तो पहले होगी स्लोप ऑफ प्राइस लाइन जिसको आप बजट लाइन कहते हैं, और फिर होगी स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। लेकिन एट पॉइंट ई पर क्या होता है कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप या प्राइस लाइन का स्लोप दोनों बराबर हो जाते हैं। जिसका मतलब ये हो गया कि प्राइस ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ वाई इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। तो मेरी ये फोर्थ इक्वेशन है। फोर्थ कैन बी written as 1। जो इक्वेशन नंबर 4 है वो इक्वेशन नंबर 1 की तरह लिखी जा सकती है। वो कैसे? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय प्राइस ऑफ x, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y ओवर प्राइस ऑफ y। So this is the explanation of law of equi-marginal utility in modern book or in latest book or in the latest papers. So this is what the additional you have to explain for the law of equi-marginal utility. So अंडरस्टूड जी। ये वो बात थी जिसके अंदर मैंने कहा था कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कोर्स से नहीं निकला, बल्कि उसे कार्डिनल अप्रोच से निकाल के ऑर्डिनल में ऐड कर दिया। तो इसलिए अब उसको ऑर्डिनल में पढ़ना है। पहले कार्डिनल में था पुरानी बुक में, और नई बुक में या नए कोर्स में वो ऑर्डिनल में आ गया है। तो अब वो ऑर्डिनल के हवाले से जस्टिफाई होगा, तो उसके लिए आप यही वाला डायग्राम यूज करेंगे और ऊपर लिखेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ऊपर आप ऐसे लिखेंगे, यही वाला डायग्राम बनाएंगे, यही वाले पॉइंट्स पहले एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद आप इसके अंदर ये एक्सप्लेनेशन देंगे जो इक्वेशनल है। ठीक है जी। बात यह है कि हम डिफरेंस नहीं कर रहे, हम तो बल्कि दोनों को सेम अप्रोच साबित कर रहे हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों को हमने सेम कर दिया। ठीक है ना, दोनों को हमने क्या कर दिया है? सेम कर दिया। तो हम तो उनको सेम साबित कर रहे हैं। ठीक है जी, शाबाश। अच्छा, तो जब किताब में ऑर्डिनल में है तो हम ऑर्डिनल से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक हो गया बेटी?
सही है जी। और अगर आप उसे कार्डिनल से करेंगे तो एग्जामिनर माइंड करेगा, इसलिए कि सवाल का जवाब एग्जामिनर का भी तो देखना पड़ेगा ना कि उसने कैसे किया है, क्या ख्याल है। तो वी कैन वेरीफाई द आंसर फ्रॉम द एग्जामिनर आंसर। क्या हाल है, अब वो कहाँ से कह रहा है, तो जब किताब में आर्डिनल है तो फिर आर्डिनल से करना पड़ेगा। अगर कार्डिनल में होता तो कार्डिनल में भी करा देते आपको, उसमें कौन सा 5 मिनट का काम था, वो तो इससे भी आसान है, बल्कि वो भी आसान है, ये भी आसान है, मुश्किल क्या है। ठीक है नहीं बच्चों, क्या ख्याल है। साथ हमने बजट लाइन का हवाला दिया, ये देखिए ये बजट लाइन का हवाला दिया, ये देखिए ये हमने जो है इंडिफरेंस कर्व का हवाला दिया है, ठीक है ना। तो दोनों का तो हवाला दिया है, क्या हाल, इंडिफरेंस कर्व का हवाला दिया है। फिर हमने ये डायग्राम भी बनाई है, ये देखिए डायग्राम भी बनाई है। तो डायग्राम ही ऑर्डिनल की एक सेम अप्रोच की है कि नहीं। ठीक है, तो ये तो हमने एक सेम अप्रोच की दी है डायग्राम। ठीक हो गया सवेरा बेटी। एग्जामिनर ने अगर एक्स वाई की बजाय प्रोडक्ट ए एंड बी कहा है, ठीक है जी, ए एंड बी कहा है, तो फिर आपको यहाँ ए एंड बी की टर्म यूज करनी होगी सिंबल्स में। ठीक होगी बात। अच्छा चलें जी, अब ये तो आप कर लेंगे जिसके अंदर मैं आपसे कहूँगी जी आप लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनलिटी के हवाले से लिस्ट लिख दें अजम्पशंस की, अंडरलाइंग अजम्पशंस। तो ये जो अजम्पशंस हैं कौन सी लिखनी है आपने, जो मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है जी, तो ये अजम्पशंस आपने लिखनी है जी। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने जो है क्या लिखना है जी, अजम्पशंस हमने पढ़ी थी किसमें, शाबाश, डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी में आपने अजम्पशंस पढ़ी थी, वो अजम्पशंस आप लिखेंगे। ठीक है, बुक में भी दी हुई है, बुक से भी देख लीजिएगा। अच्छा, तो भी सिमिलर है। उसके बाद ये है कि लिमिटेशंस दो लिख दें। पहली बात तो ये कि ये 2 प्रोडक्ट मॉडल है, ये 2 प्रोडक्ट से ज्यादा इस पे जो है वो नहीं चल सकता। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर टेस्ट जो है वो भी आपने कांस्टेंट रखा हुआ है। अगर टेस्ट जो है चेंज हो जाए तो ये काम नहीं करेगा, इनकम चेंज हो जाए तो ये काम नहीं करेगा, यानी उसकी अजम्पशंस को एक दो को रिवर्स कर दें तो आप ये बता देंगे कि ये इसकी लिमिटेशंस है। 2 प्रोडक्ट मॉडल है, 2 प्रोडक्ट से ऊपर काम नहीं करेगा, टेस्ट पे काम नहीं करेगा, चेंज हो गया, इनकम चेंज हो गई, काम नहीं करेगा, तो आप इस तरह से इस सब्जेक्ट को ट्रीट करते हैं। अब रही बात ये कि आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डिफरेंट थिंग्स। तो ये इसकी बजट लाइन की डिटेल में आपको सेंड कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये इसका इक्विलिब्रियम, ठीक है, और ये रहा इसका सोल्यूशन। ठीक है जी, तो ये इसका सोल्यूशन है। तो ये थोड़ा सा एग्जामिनर ने यहाँ पे इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है, लेकिन मैंने उसको ज़रा डिटेल में आपको बता दिया है क्योंकि मेरे से वो कंपोज ऑफ नहीं हो रहा था, शफल हो रहा था, तो मैंने मैनुअली लिख दिया। ठीक होगी जी बात। तो इसको यहाँ पे अब हम स्टॉप करते हैं और बात करते हैं आगे हमने क्या करना है। तो ये वीडियो हम